पाकिस्तान ने 22 साल से एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच नहीं जीता। क्या ये रिकॉर्ड अब आखिरकार टूटने जा रहा है? पाकिस्तान फुटबॉल टीम 10 जून को म्यांमार के खिलाफ एएफसी एशियन कप क्वालिफायर में खेलेगी। क्या हम म्यांमार को फाइनली हरा के इस 22 साला वेट को ख़त्म करेंगे या फिर हमेशा की तरह मज़ीद इंतज़ार करते रहेंगे? इस वीडियो के बाद आपको किसी और प्रीव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको 15-20 मिनट के अंदर-अंदर बताऊँगा, म्यांमार टीम के अहम खिलाड़ी कौन हैं और उनका प्लेइंग स्टाइल क्या है? पाकिस्तान टीम का स्क्वाड और लाइनअप क्या होगा? इसके साथ-साथ क्या ओतिस खान का टाइम पाकिस्तान टीम के साथ ख़त्म हो चुका है? तीसरा, हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के पॉसिबल टैक्टिक्स क्या हैं? और फाइनली मेरी फुल प्रेडिक्शन क्या होगी मैच की? बी सरप्राइज्ड, सो स्टिक अराउंड टिल द एंड। ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की तरफ से, और मैं हूँ इस्माइल फारूक। आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मैं जर्मनी में एफसी न्यूरमबर्ग के साथ एक फुटबॉल एनालिस्ट हूँ और पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में 4-5 साल से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो भाई प्लीज़ वीडियो लाइक करें, इस चैनल पे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सबके मैच के बारे में क्या ख़्याल है। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसने पाकिस्तान फुटबॉल का लैंडस्केप बदल के रख दिया है। इस ऐप का नाम है मैदान, और ये आपको अलाउ करती है कि आप अपने इर्द-गिर्द एरियाज़ के अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स, चाहे वो फुटबॉल हो, पैडल हो, टेनिस हो, जो भी है, उस उनको उनके आप कोर्ट्स बुक कर सकते हैं। उनकी लीग्स आप जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लीग्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। आप टीम्स बना सकते हैं, आप दूसरी टीम्स में शामिल हो सकते हैं, आप दूसरी टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप लीग या टूर्नामेंट कराते हैं तो उसके अंदर उसके फिक्सचर्स, उसके स्टैट्स, गोल्स, असिस्ट्स, ऑल ऑफ दैट वो सब उस ऐप के अंदर है। इनफैक्ट उन्होंने अब एक और नया फीचर भी लॉन्च कर दिया है कि वो आपको अपने एरिया में एकेडमीज़ दिखाते हैं, फुटबॉल एकेडमीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसके अंदर आप कोचेज़ वगैरह को भी चेकआउट कर सकते हैं और अपनी या अपने जो हैं वो बेटे या कज़न्स या भाई-बहन की परफ़ॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ इन वन ऐप मैदान, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं मुफ़्त में, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और साथ-साथ अगर आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं OTM15, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, ना सिर्फ बुकिंग्स पे बल्कि मर्चेंडाइज़ पे भी, जो मैदान के मर्चेंडाइज़ स्टोर में अवेलेबल हैं। तो डू चेक दैट आउट। ओके जी। पाकिस्तान बमुकाबला म्यांमार, ये है एएफसी एशियन कप क्वालिफायर ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच। पहला मैच हम सीरिया से 2-0 हारे, वो आपने देखा होगा, आपको उसका पता होगा। सिर्फ इस ग्रुप में जो जीतेगा, जो टॉप करेगा, वो एएफसी एशियन कप 2027 के लिए क्वालिफाई करेगा। अभी जो ग्रुप की सूरत हाल है वो ये है कि सीरिया पहले नंबर पे है, म्यांमार दूसरे नंबर पे है, दोनों के 3 पॉइंट हैं क्योंकि दोनों अपने पहले मैच जीते, और अफ़गानिस्तान तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पे है क्योंकि दोनों अपने पहले मैच हारे। पाकिस्तान इस ग्रुप में सबसे निचली रैंकिंग वाली टीम है, इसमें कोई जो है ना वो सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। सीरिया 95 नंबर पे है, अफ़गानिस्तान जो है वो 156 पे है, म्यांमार 196 पे है, और पाकिस्तान जो है वो 198 पे है। अब पाकिस्तान के जो क्वालिफ़िकेशन चांसेज़ हैं उसके बारे में मैं तो नहीं आपसे बात करूँगा इस वीडियो में, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपका उसके बारे में क्या ख़्याल है? पाकिस्तान को कोई चांस है क्वालिफ़ाई करने का? पाकिस्तान ग्रुप में किधर फ़िनिश कर सकती है? मैच के जो टाइमिंग है, मैच 10 जून को है, मंगल के दिन, पाकिस्तानी टाइम दोपहर 3:30 बजे। इसके लिंक्स जो होंगे लाइव स्ट्रीम के या जहाँ पे आप मैच देख सकते हैं, वो हम आपको बताएँगे। तो सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे हमें फ़ॉलो करें, ताकि आप इन्फॉर्मेशन के बारे में अप टू डेट रह सकें। मैच लोकेशन जो है वो म्यांमार में हो रही है। इनिशियली ये मैच इस्लामाबाद जिन्ना स्टेडियम में हुआ था। दिस वाज़ सपोज्ड टू बी अ होम मैच फॉर पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि अभी नई-नई फेडरेशन आई है, उनके पास टाइम नहीं है सब कुछ सेटअप करने के लिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो जो होम और अवे मैचेज़ हैं वो स्विच हो गए हैं। अब पाकिस्तान म्यांमार को जो है वो 2026 में होस्ट करेगा एज़ द लास्ट गेम ऑफ दिस ग्रुप फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेक्स्ट होम मैच है वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ है और वो अक्टूबर में होगा, और वो जिन्ना स्टेडियम में ही होगा मोस्ट लाइकली।
म्यांमार टीम की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली म्यांमार की जैसे कि मैंने कहा 169 रैंकिंग है। इनके अगर रीसेंट फॉर्म की हम बात करते हैं, तो लास्ट मैच इनका काफ़ी मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2-1 अफ़गानिस्तान के खिलाफ जीते और अफ़गानिस्तान इनसे बेहतर रैंक टीम है। अफ़गानिस्तान की 156 रैंकिंग है फीफा उसके अंदर और ये अफ़गानिस्तान से जीते 2-1 व्हिच वाज़ आई थिंक अ वेरी, वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट विन। उससे पहले ये 5-0 वियतनाम से हारे जो कि काफ़ी एक बेहतर रैंक टीम है, आई थिंक 109 रैंकिंग है वियतनाम की और ये 3-2 लाओस के खिलाफ जीते। अम, मेरे ख्याल से इनके इस सब को देखते हुए इनके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं ओवर द लास्ट 5-6 गेम्स। 169 रैंकिंग है तो पाकिस्तान से ऑब्वियसली वो ऊपर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने भी ऊपर नहीं है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया थी या जॉर्डन थी या सऊदी अरेबिया थी जिनसे हम और खेले हुए हैं, ताजिकिस्तान थी। सो आई थिंक कैम्बोडिया वाले मैच के बाद ये पाकिस्तान का पहला मैच है जिसके अंदर टीम हमारे से अलग ही यूनिवर्स या अलग ही दुनिया में ऑपरेट नहीं कर रही रैंकिंग वाइज़। करीब ही है रैंकिंग 20-30 नंबर है ऑब्वियसली दैट्स स्टिल अ लॉट बट दूसरी यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे। मिक्स्ड रिज़ल्ट्स हैं इनके फिर भी तो फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान के खिलाफ जैसा कि मैंने कहा इनकी इम्प्रेसिव विन थी, लेकिन लाओस लाओस के खिलाफ जो है इन 3-2 जीते व्हिच वाज़ अ क्लोज़ विन और लाओस की 190th रैंकिंग है फीफा के अंदर। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि आप ह पाकिस्तान टीम के साथ कंपेयर कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसा मैच है जो समव्हाट कंपैरेबल है और उसके अंदर टाइट अफ़ेयर हुआ था। सो आई वुड से कि इनके रिज़ल्ट्स देखते हुए यू कांट से कि यार ये पाकिस्तान को उड़ा देंगे या पाकिस्तान से बहुत बेहतर है या पाकिस्तान को जो है इनको डेफिनेटली टफ टाइम दे सकता है। सो अभी इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हुए एक चीज़ 100% श्योर है वो ये है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी रीच नहीं की एंड दिस आई थिंक विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द गेम। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये 4-3-3 या 4-1-4-1 फॉर्मेशन में जो है वो खेलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान को, उनको आप ज़रूर जाके फॉलो करें सोशल मीडिया पे डू चेक देम आउट क्योंकि उन्होंने भी मेरी हेल्प की है इस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो मैं इस प्रीव्यू के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली लाइनअप जो है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 4-1-4-1 फॉर्मेशन है और मेन जो प्लेयर्स ये खिलाते हैं इनके जो रेगुलर स्टार्टर्स हैं वो भी आपके सामने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू इवन ट्राई एंड प्रोनाउंस देयर नेम्स एंड गो वन बाय वन बिकॉज़ नो वन वांट्स टू सी दैट। उसमें मेरे को 5 मिनट तो उसमें लग जाने हैं। खैर मैं की प्लेयर्स की लेकिन बात करूँगा और उसके अंदर ये है कि इनके जो सबसे की प्लेयर हैं वो माउंग माउंग लुइन हैं, जो कि इनके विंगर हैं 65 कैप्स हैं उनकी म्यांमार के लिए। आई थिंक दैट्स ये सबसे ज़्यादा है इस करंट टीम के अंदर। ये इनके कैप्टन हैं और मेन प्लेमेकर भी हैं। इनके 13 गोल और 8 असिस्ट हैं म्यांमार के लिए। तो आई थिंक ये एक काफ़ी इनके प्रोलिफिक और इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं और बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन एंड लाइक रिसर्च ये इनके मेन क्रिएटिव हब हैं। इसके अलावा इनके जो मेन मिडफील्डर हैं वो हैं विन मो आउंग और उनकी भी जो है 30 से ज़्यादा कैप्स हैं। अ, ये मोस्टली उस तरह के हैं जो कि मिडफील्ड में बॉल को रखते हैं, पासिंग करते रहते हैं डिफेंस और अटैक के बीच में जो है वो पोज़ेशन बॉल प्रोग्रेस करते हैं। ये थाई लीग में खेलते हैं और आई थिंक ही विल बी वन ऑफ देयर की प्लेयर्स। और अगर डिफेंस की मैं बात करूँ तो इनके मेन प्लेयर जो नज़र आ रहे हैं वो हैं सो मो क्वाओ जो कि एक सेंटर बैक हैं, उनकी 25 से ज़्यादा कैप्स हैं। ये भी एक रेगुलर स्टार्टर हैं और ये भी थाईलैंड की लीग में खेलते हैं। अब इसके अलावा जो मैंने रिसर्च किया उससे ये पता लग रहा है कि यार इनके जो कोच हैं बेसिकली जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ 8-10 गेमें हुई हैं वो अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहते हैं स्पेशली विद द फुल बैक्स दे लाइक टू बॉम्ब ऑन। तो पाकिस्तान को जो है वो अब क्या करना पड़ेगा उस पे भी मैं आता हूँ इसके खिलाफ। लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि प्रोविज़नल स्काउट स्क्वाड अनाउंस हो गया हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान का फाइनल स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, तो लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। बट द बिग हाइलाइट्स ऑफ द प्रोविज़नल स्क्वाड आर कि ईसा सुलेमान नहीं है स्क्वाड के अंदर। मेरे ख़्याल से वो अभी भी अपने घुटने की जो इंजरी है उससे रिकवर कर रहे हैं, तो उनको अभी वापस नहीं लेके आए। लेकिन साथ-साथ मोहिबुल्लाह कराची यूनाइटेड के और मोहम्मद वहीद जो कि काफ़ी एक जो है मेरे ख़्याल से एक्साइटिंग स्ट्राइकर
रह चुके हैं पाकिस्तान के लोकल लेवल पे, वो वापस आए हैं। जुनैद शाह जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि ओतिस खान स्क्वाड में नहीं है। इस बार फिर ओतिस खान स्क्वाड में नहीं है, जो कि मेरे लिए एटलीस्ट सरप्राइज़ की बात है, क्योंकि पिछला जो मैच हुआ सीरिया का, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था वीडियो के अंदर कि ओतिस खान को डिसिप्लिनरी रीज़न्स की वजह से नहीं रखा। और अब तो वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आके भी उन्होंने नुक्ता पॉडकास्ट पे आके उन्होंने कहा है कि आई मेड अ मिस्टेक ड्यूरिंग द सऊदी कैंप, और उसकी वजह से जो है मैं टीम में नहीं था। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आई रिस्पेक्ट स्टीफन एज़ अ कोच एंड आई रिस्पेक्ट द कोचिंग स्टाफ, और मैं चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो वापस टीम में आ जाऊँ, लेकिन वो फिर टीम में नहीं है। सो डज़ दिस मीन कि स्टीफन ने जो है डिसाइड कर लिया कि वो ओतिस खान के बगैर आगे बढ़ेंगे? क्या स्टीफन डिसाइड कर चुके हैं कि मैं 3-4 मैच बाद लेके आऊँगा? कोई सज़ा का जो टाइम है वो पूरा करना है पहले ओतिस खान ने। क्योंकि अब मैं एक आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मोहम्मद वहीद की रिपोर्ट ये थी कि मोहम्मद वहीद ट्रेनिंग या कुछ के लिए लेट हुए थे वन्स और ट्वाइस, और फिर उसके बाद वो टीम में नहीं थे। लेकिन अभी हमने देखा है कि वो टीम में वापस आ गए हैं। तो हो सकता है कि ओतिस वापस आ जाएँ, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ओतिस खान वापस आएँगे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ नॉट विलिंग टू, ही डज़न्ट वांट टू फाइट विद स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। वो अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को, और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अब ऊपर है कि वो कब उन्हें टीम में वापस लेके आते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आप इस सूरत-ए-हाल से, इस स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के इस रवैये से जो है वो इख्तिलाफ़ करते हैं, या आप जो है समझते हैं ये ठीक है? कमेंट्स में बताएँ, एंड आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस। इसके अलावा जो बड़ी न्यूज़ है कि हमारे पास काफ़ी देर बाद नए डायस्पोरा प्लेयर्स जो हैं वो स्क्वाड में आए हैं। पहला नाम रेयान मोहम्मद है स्कॉटलैंड से। ये डंडी एफसी, जो कि स्कॉटिश प्रीमियरशिप, जो स्कॉटलैंड की पहली लीग है, उसकी टीम है डंडी एफसी। उसके अंडर 21 या रिज़र्व टीम के फॉरवर्ड हैं। और दूसरा है अली हैदर शाह, डेनमार्क से, जो कि अगेन आई अपोलोजाइज़ फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ब्रॉनशॉर्ज पीके के अटैकर हैं। तो 2 फॉरवर्ड्स पाकिस्तान टीम के अंदर नए आ रहे हैं। एंड लेट्स सी, होपफुली दे कैन हिट द ग्राउंड रनिंग। देखते हैं कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन उन्हें खिलाते हैं, कितना खिलाते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। सो एक्साइटिंग न्यूज़ ऑन दैट। एक और एक्साइटिंग न्यूज़ ये है, जो आज ही अनाउंस हुई है, कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के पास अब एक नए असिस्टेंट कोच और परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं। और ये इसलिए एक्साइटिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये हैं हेक्टर आलामोस, जिन्होंने मार्सेलो बिएल्सा के साथ लीड्स यूनाइटेड में एज़ असिस्टेंट टैक्टिकल एनालिस्ट काम किया हुआ है। द ग्रेट मार्सेलो बिएल्सा, आई डोंट नो इफ यू नो, बट बेसिकली मार्सेलो बिएल्सा की एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी है इन द कोचिंग वर्ल्ड। और काफ़ी मतलब कि कॉमन नॉलेज है कि ही हैज़ इनक्रेडिबल डेप्थ ऑफ टैक्टिकल एक्सपर्टीज, इनक्रेडिबल डेप्थ ऑफ नो हाउ इन फुटबॉल। बेसिकली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं, चिली फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं, एथलेटिक बिलबाओ, लीड्स यूनाइटेड, और अब यूरुग्वाय नेशनल टीम के कोच। ये वो बंदा है जिससे पेप गार्डियोला, द ग्रेट पेप गार्डियोला, हेड कोच बनने से पहले स्पेशल मिलने गया था, ताकि वो इससे मिले, इससे सीखे, इसके साथ टाइम गुज़ारे। तो आपको पता है कि इस बंदे में कोई स्पेशल बात तो है, और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर एक बंदे ने मार्सेलो बिएल्सा के साथ काम किया हुआ है, दैट मीन्स कि मोस्ट लाइकली that guy is pretty good. That guy has been exposed to a lot of great footballing ideas. And I think for that reason, Pakistan might have a great addition on their hands. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इससे होती है वो ये होती है कि इज़ दिस द स्टार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन्स बैकरूम स्टाफ अंडर द न्यू फेडरेशन? क्योंकि हमने देखा कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो हैं वो बेचारे पता नहीं काफ़ी टाइम से अकेले लगे होते थे, उनके साथ 2-3 लोग होते थे। क्या अब नई फेडरेशन के आने के बाद हम देख रहे हैं कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को एक सपोर्टिंग स्टाफ भी दी जा रही है, जो कि वैसे बहुत ज़रूरी होती है। सो एनीवे दिस, ये जो थी कुछ नई चीज़ें थी या नई एडिशंस थी जो पाकिस्तान टीम के अंदर आई हैं। अब एग्जिस्टिंग वालों की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले मैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा प्लेयर है हमारी टीम में जो अगले साल शायद चैंपियंस लीग में खेल रहा हो।
और इस प्लेयर का नाम है अब्दुल्ला इकबाल। व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, जब कोई और नहीं कह रहा था, कि आई थिंक ही इज प्रोबेबली करंटली आवर बेस्ट डायोस्पोरा प्लेयर ऑन फॉर्म एंड परफॉर्मेंसेस। और ये मैं आई थिंक पिछले साल से, जब से वो टीम में आया तब से ये कह रहा हूँ। अब्दुल्ला इकबाल इस सीजन एक की प्लेयर हैं अपने क्लब म्यालबी एआईएफ के लिए। 13 मैचेस में से उन्होंने 11 स्टार्ट किए हैं। एक तो मुझे पता है सस्पेंशन की वजह से मिस हुआ था, और दूसरा आई एम नॉट श्योर, बट बेसिकली ही प्लेज ऑलमोस्ट एवरी मैच इन द सेंटर ऑफ डिफेंस। ये क्लब टॉप है स्वीडिश लीग के अंदर 3 पॉइंट्स से, और जो स्वीडिश लीग जीतेगा वो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन में जाएगा। सो बेसिकली इफ अब्दुल्ला इकबाल एंड म्यालबी एआईएफ कीप दिस अप, they will be in the UEFA Champions League qualification for next season, which means that they might have a shot of playing there, which means कि हम अब्दुल्ला इकबाल को चैंपियंस लीग में देख सकते हैं, which is just incredible for a पाकिस्तानी प्लेयर जो हमारी नेशनल टीम में खेल रहा है to get to that level. So that's just amazing, and I think एक बहुत बहुत हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि अब्दुल्ला इकबाल जैसा प्लेयर हमारी टीम में हमारी डिफेंस को संभालता है। बिकॉज गॉड नोज, अगर अब्दुल्ला इकबाल और ऑब्वियसली ईसा सुलेमान भी अगर ये ना होते, तो हमें पता नहीं कितने गोल पड़ते। इसके अलावा मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ आलमगीर गाजी की, जो मेरे ख्याल से लोकल प्लेयरों में से बेस्ट प्लेयर हैं। और इसके बारे में मैंने पहले बात की हुई है, और फाइनली उन्हें एक मूव मिली अब्रॉड थिम्पू सिटी एफसी के लिए, जो कि भूटान प्रीमियर लीग में खेलते हैं। और ये सेकंड है अभी लीग के अंदर। इनके हेड कोच जो हैं वो शादाब इफ्तिखार हैं, जो पाकिस्तान के अंडर 19 कोच भी रह चुके हैं। और आलमगीर गाजी फ्रॉम रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं वहाँ पे, और अपने पहले मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच भी थे। सो मोर पावर टू हिम। प्रिडिक्टेड लाइनअप की अगर मैं बात करूँ, या मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान स्टीफन कॉन्स्टेंट ने लाइनअप खिलाएगा, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि कोई रेगुलर ऑब्वियसली आपका उस तरह कैंप वगैरह कोई रेगुलर ट्रेनिंग श्रेनिंग नहीं हुई रिसेंटली, एज सच मैचेस नहीं हुए, एक सीरिया वाला मैच ही था। तो मुझे नहीं पता फिटनेस लेवल्स क्या हैं प्लेयर्स के, स्टीफन कॉन्स्टेंट क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से कंफर्म्ड स्टार्टर्स कौन से होंगे। उसके अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले यूसुफ बट आ जाते हैं गोल के अंदर। फिर मेरे ख्याल से डिफेंस के अंदर जो प्लेयर सेट हैं या जो डेफिनेटली खेलेंगे, वो उमर हयात राइट बैक, और सेंटर बैक्स में से अब्दुल्ला इकबाल और हसीब खान, और लेफ्ट बैक मोहम्मद फजल। आई थिंक ये काफ़ी हद तक कंफर्म्ड है। और जो एक और चीज़ कंफर्म्ड है वो ये है कि मिडफील्ड में बारिंग फिटनेस इश्यूज आलमगीर गाजी और राहिस नबी तो खेलेंगे। इसके अलावा जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ वो बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से शायद अली उज़ैर दोबारा इनको मिडफील्ड 3 में जॉइन करें। और उसकी वजह ये है कि अब मैं टैक्टिक्स की बात करता हूँ, कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से दोबारा 5-3-2 फॉर्मेशन में खेल सकता है, जो कि उन्होंने रिसेंटली स्टीफन कॉन्स्टेंट के खिलाफ यूज़ किया है। सीरिया के मैच में भी उन्होंने ये यूज़ की। और मेरे ख्याल से ये वो इसलिए कर सकते हैं फॉर मल्टीपल रीज़न्स, लेकिन एक वजह ये है कि मैंने जो पहले बात की थी म्यांमार वाले मैच, म्यांमार की टीम की जब मैं बात कर रहा था, वो ये थी कि वो अपने फुल बैक्स के साथ अटैक करना चाहते हैं। तो जब वो फुल बैक्स के साथ अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान प्रोबेबली 5 डिफेंडर मतलब चाहेगा कि वो उनके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 अटैकर उनके हैं और फिर फुल बैक्स भी आ रहे हैं, तो उनके भी अगर 5 बन जाते हैं, तो पाकिस्तान 5 वर्सेस 5 एटलीस्ट जो है वो रखे, या फिर 4 वर्सेस 5 रखे, बट पाकिस्तान एटलीस्ट इज़ नॉट आउट नंबर्ड इन द बैक लाइन। तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो 5 एट द बैक खिला सकते हैं। सीरिया के खिलाफ भी उन्होंने ये किया था। एक कॉम्पैक्ट डीप ब्लॉक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से, जिसमें वो सेंटर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली बॉक्स के अंदर जो क्रॉसेस वगैरह आते हैं उनको वो डिफेंड करते हैं, और सेकंड बॉल्स को वो जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अम, मेरे ख्याल से इस सिस्टम या स्ट्रक्चर के अंदर मिडफील्ड 3 जो है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा करेगी। स्पेशली जैसा कि हमने सीरिया मैच के अंदर देखा, क्योंकि आप मिडफील्ड 3 खिलाते हो, तो फिर अगर बॉल वाइड जाती है, तो फिर मिडफील्ड 3 को जो है वो शफल करना पड़ता है और प्रोटेक्ट करना पड़ता है वाइड ओवरलोड्स के खिलाफ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका फुल बैक वाइड है, उनका विंगर भी वाइड है, तो पाकिस्तान का अगर सिर्फ विंग बैक है वहाँ पे, तो फिर मिडफील्ड 3 वाले को भी वहाँ पे जाना पड़ेगा टू मेक श्योर कि 2v1 नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के फुल बैक के खिलाफ। तो इस सेंस के अंदर उनका रोल बहुत अहम होगा, और मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान ने एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस करनी है,
तो डिफेंस तो ऑब्वियसली, लेकिन मिडफील्ड 3 को भी एक बहुत जानदार और मेरे ख्याल से बहुत टैक्टिकली स्विच्ड ऑन कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, जो कि उन्होंने सीरिया वाले मैच में दिखाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने रिजल्ट को काफ़ी रिस्पेक्टेबल रखा था। इसके अलावा मेरे ख्याल से यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट, क्योंकि नॉट अ लॉट हैज़ चेंज्ड। सम थिंग्स हैव चेंज्ड और नॉट अ लॉट हैज़ चेंज्ड। मैं बताता हूँ क्या चेंज नहीं हुआ और क्या चेंज हुआ है। क्या नहीं चेंज हुआ है, इसके वही 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। मेरे ख्याल से 1 जून को ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ है और वही 10 दिन आपको मिलेंगे। इसके अंदर ही आपने प्रिपेयर करना है, फिज़िकल फ़िटनेस भी लेके आनी है, मैच प्लान भी प्रिपेयर करना है, सब कुछ करना है। लोकल प्लेयर्स के लिए एज़ यूजुअल ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी फॉर मोस्ट ऑफ देम, ठीक है? तो ये चीज़ें चेंज नहीं हुई। व्हाट हैज़ चेंज्ड इज़ कि अब्दुल्ला इकबाल is now maturing and playing regularly and becoming one of Sweden domestic football's top players या top defenders for sure. दूसरी चीज़ जो चेंज हुई हुई है कि आलमगीर गाजी ने फाइनली एक क्लब पकड़ लिया बाहर और अब वो रेगुलरली फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ हफ्तों से, एटलीस्ट 1-2 महीने तो हो गए हैं, तो उनको भी रेगुलर फुटबॉल मिल रही है, विच विल बी अ बिग थिंग। इसके अलावा 2 नए डायस्पोरा टैलेंट्स आए हैं, रयान मोहम्मद और अली हैदर शाह, जिनके बारे में बात की है, और साथ-साथ हमारे पास एक नए असिस्टेंट कोच आए हैं, हेक्टर आलमोस। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिमिट टू व्हाट ही कैन डू इन 10 डेज़ एज़ वेल स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ, लेकिन इट वुड होपफुली बी अ बिग हेल्प टू द पाकिस्तान टीम इन सम कैपेसिटी, और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का जो है, वो वर्कलोड जो है, वो कम होगा। मसला एक आता है कि मुझे पाकिस्तानी गोल की समझ नहीं आ रही। मुझे अगर मुझे कोई कहे ना पाकिस्तानी गोल, तो मैं उसको पिक्चर नहीं कर सकता। पाकिस्तानी गोल किस तरह का लगता है? पाकिस्तान गोल किस तरह करेगी? ये वो सवाल हैं जो पिछले काफ़ी मैचेस से जो हैं हमें सामने नहीं नज़र आए, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तो इसलिए ये जब तक हम सवाल नहीं सॉर्ट आउट कर सकेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान टीम को कोई भी रिज़ल्ट निकालने का। और ऑब्वियसली इसमें मैं पूरा ब्लेम ऑब्वियसली प्लेयर्स को तो नहीं डाल रहा, कोच को भी नहीं डाल रहा, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी वज़ह से वो नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख़्याल से इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी गोल का कोई प्लान नहीं है कि पाकिस्तान में गोल किस तरह करना है, क्योंकि ये एक अवे मैच है, क्योंकि म्यांमार एक ऐसी टीम है जो रैंकिंग में रैंकिंग में हमारे से ऊपर है, उन्होंने रिसेंटली अफ़गानिस्तान को भी हराया है। क्योंकि हमारी प्रिपरेशन वगैरह है ही नहीं है, एज़ ऑलवेज़। इसके बारे में मैं और बात नहीं करूँगा, मैं बहुत बात कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ में। मेरी प्रेडिक्शन है कि म्यांमार जो है वो 2-0 जीतेगी। मेरे ख़्याल से 1-0 भी हो सकता है, अगर पाकिस्तान सीरिया के ख़िलाफ़ की तरह हमेशा बहुत अच्छी डिफेंडिंग करे, उनको फ्रस्ट्रेट करे। लेकिन मेरे ख़्याल से एंड पे म्यांमार ही जीतेगी और पाकिस्तान का रिज़ल्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान कोई रिज़ल्ट निकालती है, जैसे ड्रॉ होता है, तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज थिंग। अम, लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि होम मैच अगेंस्ट म्यांमार 2026 के अंदर, जब पाकिस्तान और भी मैचेस खेल चुकी होगी, होपफुली एक लीग शुरू होगी होगी नई फेडरेशन के अंदर, होपफुली और डायस्पोरा प्लेयर्स आगे होंगे, होपफुली स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को भी प्रॉपर टाइम मिल चुका होगा प्लेयर्स के साथ वो करने का, रादर देन कमिंग इन 10 डेज बिफोर। तब आई थिंक दैट विल बी पाकिस्तान's बिगेस्ट चांस टू विन देयर फर्स्ट AFC एशियन क्वालिफायर मैच इन 22 या 23 ईयर्स। तो आप भी मुझे बताएँ कमेंट्स के अंदर कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं? क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो है वो रिज़ल्ट निकाल सकता है? आपके हिसाब से अच्छा रिज़ल्ट क्या होगा पाकिस्तान के लिए इस मैच के अंदर? अगर ये मैच प्रीव्यू आपको पसंद आया है, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के साथ शेयर करें। इस बार इस मैच के लिए पहली बार मैं लाइव वॉच अलोंग करूँगा मैच के साथ-साथ, तो सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशंस जो हैं वो ऑन रखें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दैट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इस्माइल फारूक की जानिब से टेक इट ईज़ी, अल्लाह हाफ़िज़।